नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। सबसे पहले इस वक्त की कुछ ब्रेकिंग न्यूज खास आपके लिए। सबसे पहले खबर एक बड़ी डील की। पेरिस एयर शो में बहुत बड़ी डील हुई है। एयर इंडिया ने 290 बोइंग जेट खरीदने का करार किया है। 34 अरब डॉलर में 290 विमान खरीदे जाएंगे। एयर इंडिया और बोइंग के बीच ये डील फाइनल हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर विपक्ष की बैठक से जुड़ी हुई। विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। एक बड़ी राहत विपक्ष के लिए। ममता बनर्जी पटना में लालू यादव से भी मिलेंगी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इधर दिल्ली में टैक्सी चलाने वालों को एक बड़ी राहत मिली है। सीएनजी टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली में सीएनजी टैक्सियों की वैधता 15 साल तक बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह फैसला। एक और बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल होने पर 10 राज्यों में कॉन्क्लेव किए जाएंगे। महासंपर्क अभियान के आखिरी 10 दिनों में यह कॉन्क्लेव होंगे। कॉन्क्लेव में केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हिस्सा लेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ा फैसला। इंटरनेट पर बैन 25 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में तीसरी बार पाबंदी बढ़ाई गई है इंटरनेट पर। मणिपुर में हो रही हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक बड़ी खबर, 24 जनवरी से भक्तों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने यह कहा है। 10 दिन चलेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। गर्भगृह में रामलला को विराजित करेंगे पीएम मोदी। उधर झारखंड से एक बुरी खबर है। हजारीबाग में रथ यात्रा के दौरान बिजली गिरी। बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी लोग रांची भेजे गए। उधर लश्कर आतंकी साजिद मीर के बचाव में उतरा चीन। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया चीन ने। 26/11 मुंबई अटैक में शामिल था आतंकी साजिद मीर, जिसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने पर वीटो लगा दिया चीन ने। एक बड़ी खबर हंटर बाइडेन से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन गुनाह कबूल करेंगे। हंटर बाइडेन टैक्स और हथियार मामले में आरोपी हैं। हंटर बाइडेन और सरकारी पक्ष समझौते पर सहमत हुए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो हम लेकर आए हैं। कौन कौन सी खास खबरें। पहली खबर, पुतिन ने कहा था कि वो परमाणु हमला कर सकते हैं। बाइडेन ने ऐसा होने की आशंका जताई है और इसी तनाव के बीच पीएम मोदी थोड़ी देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं। दूसरी खबर, मोदी बाइडेन की वो केमिस्ट्री दिखाएंगे जिससे चीन परेशान है। इसी कारण उसने साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित ना करने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है। तीसरी खबर, भारत अमेरिका के बीच उस जेट इंजन डील की करेंगे जिससे चीन की दादागिरी पर नकेल कसेगी। चौथी खबर, मुंबई के पास एक बड़े इलाके को बांग्लादेश बनाने की साजिश का आज हम एक बड़ा खुलासा करेंगे। और पांचवी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल दिखाएंगे जिसके जरिए अब आंखों में ही दिख जाएगा दिल का हाल। तो आइए खबरों के इस सफर को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ देर में न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। उनका विमान एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर लैंड करेगा और उन्होंने वहां जाने से पहले कहा, शांति हमारा धर्म, तटस्थ नहीं हम। प्रधानमंत्री के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाई जाएगी। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ट प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। आज रात प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के 24 विशेष लोगों से मिलेंगे। योग दिवस पर कल शाम यूएन मुख्यालय में योग करेंगे। न्यूयॉर्क से कल रात वॉशिंगटन डीसी जाएंगे और वहां प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन उनके लिए प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। परसों यानी 22 जून को बाइडेन फैमिली 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से स्वागत करेगी। द्विपक्षीय वार्ता होगी, सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी और इसी दिन पीएम मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिन की इस यात्रा में MQ-9 रीपर ड्रोन समेत जेट इंजन डील से भारत अमेरिका रिलेशन का पूरा डायनेमिक्स बदल जाएगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त न्यूयॉर्क में ही हैं। वो पीएम मोदी के इस दौरे की हर डिटेल आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हम उनके पास भी चलेंगे जो हमें और नई जानकारियां देंगे। निशांत चतुर्वेदी इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी हैं। टाइम्स स्क्वायर से उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी हैं। इस वक्त आपको दिख रहे हैं। निशांत, आप दिख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पर, आपके साथ कुछ लोग भी दिख रहे हैं। हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां मैं अपने दर्शकों को जरूर दे दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया।
उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही। पीएम ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि भारत तटस्थ है वो गलत सोचते हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान तब आया जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने समूचे विश्व में खतरे की घंटी बजा दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना भूल होगी, वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइडेन का यह बयान इसलिए चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि 16 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इससे इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तीसरे ही दिन यानी 19 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की पुतिन की धमकी वास्तविक है। अमेरिकी राष्ट्रपति 3 दिन बाद अगर अपने ही विदेश मंत्री के बयान का खंडन कर दें तो समझिए युद्ध में हालात सबसे खतरनाक मोड़ पर है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं। बेलारूस में टोपोल M मिसाइल की तैनाती की गई है। इसी के बाद पुतिन ने 16 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इकोनॉमिक फोरम के मंच से सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था कि परमाणु हमला मुमकिन है। आपको उनका यह बयान फिर से सुनाते हैं। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। पहला टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। यह सिर्फ पहल है। गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। तो टाइमिंग देखिए कि दुनिया के 2 सुपर पावर लीडर उस समय परमाणु युद्ध का संकेत दे रहे हैं जब पीएम मोदी शांति दूत बनकर अमेरिका पहुंच रहे हैं। युद्ध में कुछ बड़ा हो सकता है, यह एहसास हर किसी को है और शायद इसीलिए यूएस की उड़ान भरने से पहले उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा कि विवाद को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, युद्ध से नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने ये बातें क्यों की? क्यों तटस्थ कूटनीति से इनकार किया? क्यों शांति की वकालत की? आखिर उनका बयान किन देशों को जवाब है? ये जानने से पहले पिछले साल सितंबर में समरकंद में एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, वो बात सुनी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। दुनिया में किसी के साथ विवाद क्यों ना हो, संवाद से समाधान का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। इस मंत्र का सीधा अर्थ है, बारूद नहीं, बातचीत से मसला हल करना जरूरी है। इस तरह चीन से लेकर पाकिस्तान तक और रूस से लेकर यूक्रेन तक इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है। फिर यह भी सच है कि आज की भारतीय कूटनीति का सूत्र है, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं और 140 करोड़ भारतीयों का हित सर्वप्रथम। तो पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को 1 घंटे का यह इंटरव्यू दिया। हमने ये पूरा इंटरव्यू पढ़ा। इसमें से महत्वपूर्ण 5 बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि भारत तटस्थ है वो गलत समझते हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं उन्होंने कौन सी 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार है। उन्होंने यूएनएससी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सदस्यता पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच एक अभूतपूर्व भरोसा है। और मोदी ने खुद के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में जन्म लेने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। अपने देश को दुनिया के सामने वैसा ही पेश करता हूं जैसा मेरा देश है और खुद को जैसा मैं हूं।
अब आपको इन पांचों बयानों का मतलब बताते हैं। दरअसल ये पांचों बयान जो हैं, इनके मतलब, इनके मैसेज बहुत बड़े हैं। पहला बयान जो उन्होंने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, शांति का पक्षधर, मतलब है कि कभी भी युद्ध से मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, ये आप कह सकते हैं। और चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर चीन ताइवान के बीच का, भारत उसका पक्ष लेगा जो विश्व में शांति लाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा उनका जो यूएनएससी में भारत की सदस्यता पर चीन जो रोड़े अटका रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। बयान संप्रभुता की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध है, इसका मतलब क्या है? दरअसल सभी देशों का सम्मान करना होगा, यह उनका संदेश है। यूएनएससी में भारत की सदस्यता पर चीन कितने भी रोड़े अटकाए, विश्व को भारत के साथ आना होगा, यह कहीं ना कहीं उनके बयान का मतलब है। तीसरा बयान उनका क्या था, वो ध्यान करिए आप। तीसरा जो बयान था ये कि यूएनएससी में सदस्यता का मूल्यांकन हो, ये उन्होंने कहा। भारत की दावेदारी सबसे मजबूत है, ये कहा उन्होंने, और कहा कि दुनिया में सबको अब यहां पर आना चाहिए आगे। और भारत की जो परमानेंट यूएनएससी में सदस्यता की मांग है, उसका न केवल मूल्यांकन करना चाहिए बल्कि समझना चाहिए कि भारत इसका कितना प्रबल दावेदार है। आगे जो उन्होंने जो बयान दिया वो देखिए, भारत अमेरिका में अभूतपूर्व भरोसा, यानी संबंधों की मजबूती के लिए सम्मान। उन्होंने कहा कि अमेरिका में चाहे, इसका मतलब क्या है, अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे हो, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे हो, या डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बाइडेन हो, हर किसी के साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे। पिछले 70 सालों में भारत अमेरिका की दोस्ती सबसे मजबूत दौर में है। और अब वो पांचवा बयान जो हमने आपको दिखाया था, पांचवा बयान, जैसा मेरा देश वैसा मैं खुद हूं, यानी इसका मतलब देश हित सबसे ऊपर है। भारत जो सोचता है वैसा ही व्यवहार करता है। आजाद सोच वाले हिंदुस्तान के लिए देश हित सबसे ऊपर है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को यह मैसेज देते हुए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं तो चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर से उजागर हुआ है। बड़ी खबर यह है कि चीन मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में शामिल लश्कर के आतंकी साजिद मीर के बचाव में उतर आया है। भारत अमेरिका ने यूएन में साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। चीन के वीटो लगाने की बात उस वक्त सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेट गेस्ट के तौर पर अमेरिका पहुंचने वाले हैं। चीन मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर पहले से ही परेशान है और अब वो आतंकी के बचाव में आ गया है। चलिए, निशांत चतुर्वेदी जो इस वक्त न्यूयॉर्क में हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। देखिए निशांत, आपने प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने बड़ी बातें कही, चीन का भी नाम लिया और संप्रभु राष्ट्र का भी जिक्र किया। लेकिन तभी यह खबर आना कि चीन एक बार फिर एक ऐसे शख्स को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने पर वीटो लगा रहा हो, जिसको भारत और अमेरिका प्रस्ताव लेकर आ रहे हो यूएन में और कह रहे हो कि यह टेररिस्ट है, इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना चाहिए। कैसे देखें इसको? देखिए, उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ब्लिंकन खुद अभी चाइना में थे और उसके बाद भी ये सब हो रहा है। वेल, नेवरदलेस, मेरे साथ अभी इस वक्त आप देख रहे हैं ये है लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल, और जहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। और मेरे साथ यहां पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनके लोग यहां पर मौजूद हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा की ड्राइव करके ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम? अतीश शाह। तो अतीश जी, आप कहां से आ रहे हैं? न्यू जर्सी। और क्यों आ रहे हैं तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप इनकी वाइफ है, राइट मैम? हाँ, वैशाली शाह। तो क्या इंथुजियाज्म है, क्या एक्साइटमेंट है? हमको प्राइम मिनिस्टर का मिलने का बहुत ही एक्साइटमेंट है कि पहली बार मिलेंगे हम लोग। अच्छा, आप तो मिल चुके हैं शायद? यस सर। ओके, अजय जी चले गए। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? I'm from Queens here. Okay. I'm here to greet Prime Minister Modi ji. Okay. And he is a world leader. He has done a fantastic job during difficult time of COVID, and we are here to greet him. आप लोग जो टीम है, ये जो वेलकमिंग टीम है, उसके हिस्सा हैं आप लोग, राइट? यस। ओके, तो ये बताइए कितने लोग आपके साथ आए? अबाउट 50 to 60 पीपल। 50 से 60 हाँ लोग जी, आपके साथ या। हैं। और ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं थोड़ा आपको आगे की तरफ लेके चलूंगा। आइए कपिल, जरा उस तरफ प्लीज टर्न अराउंड करिए। कपिल, इस तरफ आइए आप जरा मेरे साथ। उस वक्त कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास मैं चलूंगा। सर, आप ही के साथ हैं ये लोग सब लोग? हाँ जी, या। अब मेरे साथ मैं चाहूंगा जरा गौरव इसको कंटिन्यू करेगा। कपिल, रुक जाइए यहाँ पर, प्लीज टर्न अराउंड करिए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये उन लोगों की हैं जो यहाँ पर आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के वेलकम करने के लिए। आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप ये आपने खुद पेंट किया? आप लोग कितने सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर?
हम लोग एक्चुअली तो यहाँ पे हम लोग हजारों की संख्या में और क्या एक्साइटमेंट है ये? क्या एक्साइटमेंट आपने देख रहे हैं, आपने टाइम स्क्वायर पे भी देखी, यहाँ भी कि कितनी एक्साइटमेंट है। आज वीकडे है, अभी तो 2 घंटे बाकी है 2.5 घंटे आने में और लोग आना चालू हो गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वी आर सो हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे विश्व के लीडर हैं, वो न्यूयॉर्क में आ रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पे टू गिव अ मैसेज ऑफ वननेस। कपिल एक बार कलर्स दिखाइए गौरव। I'll just take another 30 seconds। ये देखिए कितने सारे भारतीय यहाँ पर आए हैं और ये देखिए दिस इज एक्चुअली कलर्स ऑफ इंडिया। और मैं अगर ये कहूँ पीछे होटल है, यहाँ पर ये लोग उनको वेलकम करने आए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वाकई में देख के लग रहा है कि आप न्यूयॉर्क के एक कोने में हिंदुस्तान वो बसने जा रहा कलर्स, है वो अभी। जोश, वो उत्साह आपकी इस रिपोर्टिंग में भी दिख रहा है। लेकिन आपने भी एक रिपोर्ट इसके अलावा भी भेजी है, अब जरा उसका भी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं अपने दर्शकों से। आप रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा नहीं, आपके पास फिर आऊंगा मैं। किसी भी वक्त पीएम मोदी का विमान न्यूयॉर्क में लैंड कर सकता है। न्यूयॉर्क के जिस होटल में पीएम ठहरेंगे वहां सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस की एंटी टेररिज्म टीम की तैनाती हो चुकी है और आसपास की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। निशांत चतुर्वेदी, जिनको अभी आप लाइव देख और सुन रहे थे, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये है प्रधानमंत्री का वो होटल जहाँ पर प्रधानमंत्री ठहरेंगे। और सुरक्षा, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं। NYPD की काउंटर टेररिज्म की टीम, NYPD की अलग अलग टीम्स, यहाँ पर कितने पुलिस वाले मौजूद हैं ये देखिए। और ये जो पूरी सड़क है, इधर दिखाइए कपिल, इधर आइए मेरे साथ। ये जो सेंट पैट्रिक कैथेड्रल जो यहाँ का चर्च है, ये यहाँ पर जाने वाली पूरी सड़क जो है, ये देखिए किस तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया गया। कपिल थोड़ा अपने राइट में मुड़िए जरा। ये देखिए, ये भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। इन सड़कों को देखिए आप। और ये सड़क वो है दोनों एंड से, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी इसको ब्लॉक कर दिया गया है। यही वो सड़क है जो सीधे सीधे एंट्री पॉइंट पर जाती है। एक एंट्री पॉइंट ये है होटल का, एक लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल का दूसरा एंट्री पॉइंट है। ये देखिए, यहाँ पर अगर मेरे साथ इस तरफ आइए जरा कपिल, आइए। होटल के ठीक सामने अगर आप मेरे साथ यहाँ पर चलें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 NYPD की गाड़ियां हैं जो यहां पर लगी हुई हैं। ये देखिए, और ये है सुरक्षा का आलम हर तरफ से। ये एक और एरिया, शायद यहां से प्रधानमंत्री की एंट्री हो, शायद यहां से। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए लगता है कि वो जो इलाका है वो उस तरफ अगर मैं जाऊं, वो वहां पर जो आप देख रहे हैं पुलिस वहां पर तैनात है। सुरक्षा को देखकर लगता है कि शायद वहां से उनकी एंट्री होगी और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये पूरी सड़क जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये देखिए पुलिस की गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पर निरंतर निकलती जा रही हैं, ये देखिए। और थोड़ा इस तरफ आइए, वो पूरा एंड ब्लॉक कर दिया गया यहाँ से। तो न्यूयॉर्क का लोटे होटल अपने आप में बेहद खास है। इस होटल के मेहमान बराक ओबामा, माइकल जैक्सन समेत दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां बन चुकी हैं। अब ये पीएम मोदी के स्वागत को तैयार है। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने उस आलीशान होटल से भी एक रिपोर्ट भेजी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क पैलेस होटल, यही वो जगह है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रुकेंगे। इसके ठीक बगल में वहां पर आप देखिए वो है सेंट पैट्रिक कैथेड्रल और इसके बगल में है रॉकफेलर सेंटर। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बगल में सेंट्रल पार्क भी है। लेकिन इस होटल की तारीफ आप जानते हैं, ये होटल है कम से कम 55 फ्लोर्स का, 900 से ज़्यादा कमरे और 900 से ज़्यादा कमरे और करीब 87 सूट्स हैं इसमें। अब इस होटल में कौन कौन ठहर चुका है, कौन कौन रुका है, ये देखने वाली बात है। इस होटल में बराक ओबामा ठहर चुके हैं, माइकल जैक्सन ठहर चुके हैं इस होटल में, व्हिटनी ह्यूस्टन इस होटल में ठहर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी वो भी यहीं पर रुकने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीस ऑफ हिस्ट्री ये है, 80s की बात होगी। 1977-80 में ये बन के तैयार हुआ। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको एड ऑन किया गया। 80s में प्रिंस चार्ल्स को यहाँ पर ठहरने से मना कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त सूट्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत शानदार होटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इसको कहा जाता है और इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ठहरने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ निशांत चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष के लिए, न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर से। और कूटनीति में कहते हैं कि आपसी केमिस्ट्री का बहुत अहम योगदान होता है, इसीलिए अब मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ऐसा है कि उनकी केमिस्ट्री सभी से होती है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स। अब आपको बाइडेन से मोदी की केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 9 साल के कार्यकाल में बाइडेन से अब तक 7 बार मुलाकात कर चुके हैं। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प स्टोरी आपको दिखाते हैं। सितंबर 2014, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए तो उस समय जो बाइडेन यूएस के उपराष्ट्रपति थे और दोनों की ये पहली आधिकारिक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। मार्च में ही भारत और अमेरिका का मिलन हुआ ऐसा नहीं है, अब धरती पर भी उतना ही निकट मिलन संभव हो चुका है। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी के स्वागत में सारे नियम तोड़ दिए। ये नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट की तस्वीर है। तब मीटिंग में बाइडेन पीएम मोदी के पास जा पहुंचे, हाथ मिलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाइडेन को उनकी चेयर दिखाई। पीएम ने सम्मान में उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन कुर्सी पर बैठने से ठीक पहले बाइडेन ने फिर से पीएम मोदी से हाथ मिलाया। दोनों में कुछ सेकंड तक बातें होती रहीं। बाद में बाली से ही एक और तस्वीर वायरल हुई। मैंग्रोव के जंगल में सभी वर्ल्ड लीडर्स वृक्षारोपण कर रहे थे। इस तस्वीर में पीएम मोदी जो बाइडेन से कुछ दूरी पर बैठे दिखे। इस दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी को सलाम किया तो जवाब में पीएम मोदी ने भी दायां हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। ये बाली से मुलाकात से ठीक 5 महीने पहले ही जर्मनी की तस्वीरें हैं। तब वहां G7 समिट हुई थी। सभी वर्ल्ड लीडर्स फोटो ग्रुप सेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। पीएम मोदी इस दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मिल रहे थे, लेकिन तभी वहां बाइडेन आ पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी से अलग से बातचीत की। मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री दिखाती ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जब जापान में G7 समिट के दौरान बाइडेन पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले। आगे जाने के बाद बाइडेन बाकायदा पीछे लौटे, हाथ मिलाया और पीएम मोदी को गले लगाया। इस मीटिंग में पीएम मोदी के यूएस दौरे को लेकर बाइडेन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आप मेरे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। अगले महीने आपका वॉशिंगटन में हमारे साथ डिनर है। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मेरी टीम से पूछो। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। फिल्म अभिनेताओं से लेकर रिश्तेदारों तक सभी। आप बहुत लोकप्रिय हैं। तो पीएम मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने न्यूयॉर्क घूमने आए एक ब्रिटिश नागरिक माइक से बात की है। उनका भी कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। सुनिए। I think it's soon to become one of the great powers. That's what we think in UK, that it'll be China and India that are the powers to watch for in the future, even compared to America. चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा 2 डिफेंस डील की है और इसीलिए अब भारत यूएस जेट डील की ABCD आपको दिखाते हैं। पहली MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स की डील है और दूसरी फाइटर जेट इंजन पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अमेरिका पहली बार किसी दूसरे देश के साथ फाइटर जेट तकनीक शेयर करने जा रहा है और इसका मतलब यह होगा कि पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के डील पर साइन करने के बाद अमेरिका और भारत मिलकर फाइटर जेट इंजन का निर्माण करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर डील साइन होगी। इस डील से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौजूदा वक्त में भारत ने तेजस फाइटर जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से इंजन खरीदे हैं। GE से 60 F404 इंजन भारत को सप्लाई हो चुके हैं। डील पर फाइनल मुहर लगने के बाद तेजस के इंजन को और पावरफुल बनाया जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बाइक या कार के इंजन की पावर को सीसी से समझा जाता है, मतलब जितना ज्यादा सीसी उतना पावरफुल इंजन। भारत और यूएस मिलकर तेजस के लिए F414 के तौर पर इंजन का नया वर्जन बनाएंगे। इसका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा हथियारों के साथ उड़ान भर सकेगा। अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि भारत के लिहाज से ये डील कैसे मील का पत्थर साबित होगी।
बहुत बड़ा सिग्नल है इस जेट इंजन डील का, क्योंकि बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका से आ सकती हैं, जिनकी यहाँ प्रोडक्शन हो, और वो आइटम्स हमारी मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के लिए हों। आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया। इससे पहले बोइंग सुपर हॉर्नेट्स और ग्राइपन फाइटर जेट दो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इस इंजन के साथ उड़ते हैं। दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जो फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। इसमें अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है और रूस है। चीन भी ये तकनीक रूस से लेने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील फाइनल हो जाती है तो फिर फाइटर जेट बनाने वाले देशों में भारत का नाम भी आ जाएगा, और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। तो पीएम मोदी अपने दौरे पर 22 जून को अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार भी होंगे। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। सूत्रों के मुताबिक उन्हें पीएम मोदी को ज्वाइंट कांग्रेस सेशन को संबोधित करने के लिए स्कॉट कर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। Here we are. No better friend than America. We are Americans. In granting me this opportunity, 22 जून को जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो एक नया इतिहास रचेंगे। अब तक के इतिहास में पीएम मोदी दुनिया में 5वें और भारत के ऐसे पहले नेता होंगे जो दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। इससे पहले 26 दिसंबर 1941 को यूके के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल ने यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया। इसके बाद 26 जून 1990 को नेल्सन मंडेला ने अमेरिकी संसद में सेकेंड टाइम संबोधन दिया। 24 मई 2011 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ज्वाइंट सेशन में दूसरी बार स्पीच दी, और 21 दिसंबर 2022 को यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कांग्रेस की आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कांग्रेस की बिल्डिंग है, यहाँ प्रधानमंत्री जी 22 को अपना भाषण देंगे ज्वाइंट कांग्रेस सदन में। और डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है उन्होंने मुझे पूछा कि आप प्रधानमंत्री जी को एस्कॉर्ट करेंगे क्या। अरे ये तो बहुत खुशी की बात थी, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कहा, और मोदी जी के साथ उनको ये पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है हम इसको यूएस कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ मैं उनको लेके जाऊंगा, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। पीएम मोदी ने इससे पहले साल 2016 में पहली बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। पीएम मोदी से पहले साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, साल 1994 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव, साल 1985 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और साल 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है। थैंक यू। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दूसरी बार ये गौरव, ये सम्मान हासिल हुआ है। तो एक तरफ पीएम मोदी को पहले भारतीय पीएम के तौर पर दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का सम्मान मिल रहा है, दूसरी तरफ वो ऐसे पहले पीएम भी हैं जो अब तक सबसे ज्यादा बार अलग अलग देशों की संसद को एड्रेस कर चुके हैं। 9 साल के कार्यकाल में 12वीं बार पीएम मोदी किसी दूसरे देश की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने 4 बार दूसरे देश की संसद को एड्रेस किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार, और इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई ने एक बार विदेशी संसद में संबोधन दिया। पहली बार यूएस स्टेट विजिट पर गए पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम होने वाला है, क्योंकि परंपरा कुछ ऐसी ही है। नवंबर 2009 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्टेट विजिट पर बुलाया था, तो कुछ इस तरह उनका स्वागत किया गया था। एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर पहुंचने के बाद मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए अमेरिका की तत्कालीन प्रोटोकॉल ऑफिसर कैप्रिका मार्शल और अमेरिका में भारत की राजदूत मीरा शंकर पहुंची थी।
वहीं 3 जून 1963 को जब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूएस की स्टेट विजिट पर पहुंचे तो उन्हें तत्कालीन चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर एंजियर बिडल ड्यूक ने रिसीव किया। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उनका शानदार स्वागत किया। तो अमेरिका में कई सालों से रह रहे भारतीय पीएम मोदी के दौरे को किस तरह से देखते हैं, यह जानने के लिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के कुछ प्रतिष्ठित अमेरिकियों से बात की। उनका कहना है कि भारत अमेरिका के एक अहम फाइनेंशियल पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं इस दौरे के बाद? आपको लगता है अमेरिका उनकी अभी भी मदद करने की कोशिश करेगा? देखिए, जहाँ तक मैं जियोपॉलिटिक्स समझता हूँ, मैं एक ही बात कहूँगा कि हर कंट्री के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जब अमेरिका को पाकिस्तान से फ़ायदा था तो पाकिस्तान उसके चार्टर में था। अब उनको लगता है कि बिकॉज इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग अ इकोनॉमिक सुपर पावर एज वेल एज दे हैव टू टैकल चाइना। और अगर आप देखिए तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिल्कुल राइट इन चाइना, राइट? They want to maintain a very balance between India and China. Do they want to maintain a balance, or are they looking at India as an alternate power to China in next 5 years to come? Well, India is more than that. India is the largest democracy in the world, 1.4 billion people, and the United States is a market economy. So when we look at financial, economic, market approaches of the US, India becomes a naturally very huge financial partner too. और आइए अब जरा देखते हैं देश की टॉप 9 खबरें। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान बालकनी गिरने से 11 लोग घायल। बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से आगे का हिस्सा टूटा। मलबे के साथ वहां खड़े सभी लोग धड़ाम से नीचे गिरे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने जेल में बंद राकेश यादव का घर गिराया। गैंगस्टर के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के हंगामे से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस तैनात। पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले समाजवादी पार्टी का विवादित पोस्टर। हनुमान चालीसा की चौपाई के जरिए बीजेपी नेताओं पर तंज। आरजेडी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए। 23 जून को यह बैठक होने वाली है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज। केदारनाथ धाम में धार्मिक भावना से खिलवाड़। गर्भगृह में एक महिला के नोट उड़ाने का वीडियो वायरल। बद्री केदार मंदिर समिति ने केस दर्ज कराया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ जांच। 1 जुलाई को शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। रास्ते में जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। रेस्क्यू टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात। भीषण गर्मी और लू को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रभावित राज्यों में मॉनिटरिंग के लिए टीम जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले गर्मी से किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी। केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों का आतंक। घर में घुसकर 9 साल की बच्ची पर हमला बोला। हाथ और पैरों को बुरी तरह नोचा। अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब फिक्र में उस खबर की बात करते हैं जिसके नाम में ही सब रखा है और इस नाम के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। मुंबई में चोरी छिपे बनाया गया बांग्लादेश। यह खबर आप जब देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको इसी खेल को आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास एक इलाका है जो कभी इंदिरा नगर हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम ही बदल दिया। अब इंदिरा नगर बांग्लादेश बन गया है। आप ये नाम सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत। इसका न सिर्फ नाम बदला है बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान भी बदल गई है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, करीब करीब सभी सरकारी पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स भी बदल गए। हर सरकारी पेपर में बांग्लादेश चौक लिखा है। आगे हम आपको इसके सारे राज एक एक कर बताएंगे, हर सबूत डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ध्यान से 30 सेकंड का ये वीडियो सुनना चाहिए। सब पे पासपोर्ट पे, सीडीसी पे, सब डॉक्यूमेंट पे मेरे वही है बांग्लादेश, क्योंकि आधार कार्ड पे एक नेम रहता है तो पूरा हम लोग को वही सब पे लगाना पड़ता है। मेरा पासपोर्ट बनाने का टाइम आया, मैंने उनको बोला कि मैं बांग्लादेश से हूँ, तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के नाम से हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। वो बचपन से यहाँ का जो प्लेस का नाम ही बांग्लादेश है, तो हम लोग लिविंग पे और आधार कार्ड पे स्टार्टिंग से बांग्लादेश ही नाम है उसका।
सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश बनने वाली साजिश को की इनसाइड स्टोरी क्या है, कब, क्यों और कैसे महाराष्ट्र में एक बांग्लादेश बन गया। तो सबसे पहले आधार कार्ड वाला सबूत देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसी इलाके में रहने वाले एक शख्स का आधार कार्ड है। इस पर एड्रेस क्या लिखा है जरा वो देखिए। आधार कार्ड पर लिखा है पता उत्तन चौक, बांग्लादेश, शिव मंदिर के सामने, उत्तन, मीरा भायंदर, महाराष्ट्र। पिन कोड भी लिखा है 402211। देखिए 402211। आप ये देखिए 401106। ध्यान से देखें आप, ये पिन कोड यहां पर लिखा हुआ है। जरा सोचिए, आधार कार्ड बनने से पहले यह पता कई सरकारी दफ्तरों और अफसरों से गुजरा होगा, तब जाकर यह कार्ड बना होगा। हैरानी इस बात की है कि यह सब सिर्फ आधार कार्ड तक ही सीमित नहीं है। जैसा हमने पहले भी बताया, इस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, सब पर पते के तौर पर बांग्लादेश चौक का नाम जरूर रहता है। यहां के लिए बांग्लादेश चौक एक मशहूर जगह बन गई है। यह फिक्र बड़ी है, लिहाजा हमारी टीम भी इस इलाके में गई, आम लोगों से लेकर खास सबसे बात की। मुंबई से बांग्लादेश चौक जाने वाली बस में जाकर यात्रियों से भी सवाल पूछे ताकि बांग्लादेश का खेल समझ सके। देखिए। क्या ये बस बांग्लादेश जाती है? हमारे साथ में कंडक्टर हैं। सर ये बताइए कि ये बस बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश चौक? सर ये बांग्लादेश मतलब इधर के जो लोकल लोग हैं ना, उन्होंने ऐसा टोपन नाम लिखा है। स्टॉप ही इधर बांग्लादेश बोलते हैं हम। आप भारतीय हैं, आपको लगता है कि अपने देश का नाम होना चाहिए? देश का नाम सही है, अगर अभी इस जगह का नाम हम लोग देश के ऊपर से रखे तो वो सही बात है। बोलते हैं बांग्लादेश ये कहाँ पे, छोटी कंट्री कहाँ पे है इंडिया में होके, तो इंडिया के बाहर बांग्लादेश है, तो ये नाम चेंज करना चाहिए। हमने कितनी बार बोला है कि हमको नाम चेंज करना, उन्होंने बोला साइन करके लाओ, ये करके लाओ। हम लोग ने उनको साइन करके भी दिया, फिर भी उन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। आपको लगता है कि इसको बदलने की जरूरत है? यस, डेफिनेटली। उनको ट्रेड नेम से बांग्लादेश ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअली उनका बांग्लादेश से कोई लेन देन ऐसा मेरे सुनने में है। तो अब तक एक बात तो क्लियर है कि जो पहले इंदिरा नगर था वो अब बांग्लादेश चौक है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसकी जांच भी हो रही है, कार्रवाई का भरोसा भी दिया जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। अब ये मामला पूरी तरह राजनीतिक हो गया है। नेताओं में भारी गुस्सा है, बस टॉप तक पर कालिख पोती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत चमकाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई हैं। बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखने पर स्थानीय लोगों में रोष है। यहाँ पर आप देखिए बस स्टॉप पर कालिख पोती जा रही है और यहाँ पर किस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी है। दरअसल इस बस्ती का नाम पहले इंदिरा नगर था, लेकिन अब इस बस स्टॉप को और इस बस्ती को बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। सर वो उस इलाकों को पहले इंदिरा नगर करके बोला जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद वहाँ पे जो बांग्लादेशी या बंगाली लोग रहने आए, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उनका नाम बांग्लादेशी रखा गया, वो एरिया का नाम। और सबके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, लाइट बिल पे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी नाम ये। ये एकदम सरासर महानगर पालिका की शरारत है। ये इंदिरा नगर नाम था और मांग करते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ, इसकी पूरी की पूरी जांच की जाए। अभी तक ये सिर्फ बोलने के लिए था कि बांग्लादेश है करके प्रसिद्ध था, लेकिन अभी ये बस स्टॉप पे जहाँ पे हाईलाइट हुआ बांग्लादेश, तभी सबके ध्यान में आया कि यहाँ पे बांग्लादेश हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी या इतर कुछ लोग हैं, उसमें उनका हाथ है। लेकिन हमको शक है कि वहाँ पे तड़ीपार, वांटेड या क्रिमिनल लोग वहाँ पे रहते, उनकी जांच की जाए। तो इंदिरा नगर के बांग्लादेश चौक बनने पर राजनीतिक बवाल मच गया है। ऐसे में कुर्सी पर बैठे सभी जिम्मेदार लोग एक ही जवाब दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? हम आपको बता दें कि यह पूरा इलाका अरब सागर के पास है। यहां बड़ी संख्या में मजदूर बांग्लादेश से आते हैं, लिहाजा
बोलचाल में भी इलाके को बांग्लादेश कहा जाने लगा और बाद में ये हर पहचान पत्र पर छप गया। अब एक ऐसी चिट्ठी के बारे में आपको बताते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत शुरू हो गई है। घर की लड़ाई में यूएन आ गया है, लेकिन यूएन आया कहां से, आइए आपको बताते हैं। ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखी है। यह खत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम लिखा गया है। मकसद क्या है, इसे सब्जेक्ट से समझिए। यहां लिखा है डिक्लेयर जून 20 एज वर्ल्ड ट्रेटर्स डे, यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित करने की मांग की गई है। अब आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह कि संजय राउत को ऐसी चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और संजय राउत 20 जून को गद्दार दिवस के तौर पर घोषित क्यों करवाना चाहते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको संजय राउत की बात सुनवाते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेटर डे, अंतर्राष्ट्रीय बेईमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस, ये मनाने की इजाजत होनी चाहिए और इसलिए आप 20 जून में आज का दिन है वो तय कर लीजिए कि गद्दार दिन है। ये वर्ल्ड ट्रेटर डे, विश्व के सबसे बड़ी गद्दारी आज के दिन महाराष्ट्र में हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र। तो आपने संजय राउत को सुना। अब संजय राउत ने ये चिट्ठी लिखी क्यों, ये समझने के लिए आपको ठीक 1 साल पहले के उस सियासी घटनाक्रम को याद करना पड़ेगा जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो 20 जून का दिन था जब शिवसेना विधायकों की बगावत की पहली खबर पहली बार आपके सामने आई थी। संजय राउत ने चिट्ठी में पिछले साल 20 जून में शिवसेना के 40 विधायकों की बगावत का जिक्र किया है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि हर विधायक को 50 करोड़ रुपए दिए गए। चिट्ठी में लिखा है जिस तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उसी तरह 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाया जाए। तो संजय राउत की यूएन को लिखी चिट्ठी पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ा है, अब आपको ये एक छोटी सी रील के जरिए दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी। गद्दार किती झालं तरी गद्दारच राहणार आणि मला एवढंच म्हणायचं की असंतोषाला कुठे वाचा उधळायला देऊ नका, कारण लोकांच्या मनात असंतोष उमसतोय आता आणि याने किती काही म्हटलं तरी यांच्या कपाळावरचा गद्दारीचा शिक्का काही पुसला जाणार। जे केवळ बाळासाहेबांचं नाव वापरतात, पण बाळासाहेबांचे विचार ज्यांनी गहाण टाकले। गद्दारी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आपने स्वयं आपके पिता के विचारों के साथ की, तो असली गद्दार वे स्वयं हैं। ऐसे लोग जिनका कोई आधार नहीं, कोई विचार नहीं, कभी कोई चुनाव लड़े नहीं, इतना क्यों पूछते हो जी? वडिलांची गद्दारी केली, त्यांना त्यांचे हाल केले, त्यांच्या विचाराशी बेईमानी केली, त्यांच्या विचाराशी सौदा केला। आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणी गद्दारी आणि देशद्रोही शिवाय उद्धव ठाकरेला दुसरं काहीच सुचलं नाही। बाला साहब का ये विचार था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए और वो विचार लेके हम आगे जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो स्वाभिमान दिवस है। और 19 साल में उन्होंने गद्दारी की थी, इसलिए उनके लिए वो गद्दार था। तो एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों की बगावत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी। आप सब जानते हैं इस सरकार में एनसीपी भी हिस्सेदार थी, इसलिए आज एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शिंदे सरकार के खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता ठाणे में गद्दार खोखा दिवस मनाने सड़क पर उतरे। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बॉक्स यानी खोखे की होली जलाई। बॉक्स पर लिखा था 50 खोखे एकदम ओके। एनसीपी नेताओं का आरोप है कि 50 करोड़ लेकर गद्दारी की गई। घर घर में गद्दार दिन मनाया जा रहा है, घर घर में गुस्सा है कि तुम लोगों ने महाराष्ट्र की संस्कृति पे एक काला डब्बा लगा दिया। महाराष्ट्र की गद्दार की संस्कृति नहीं थी, ये सब सूर्याजी पिसाल के औलाद है जिन्होंने महाराष्ट्र से गद्दारी थी। ये 50 खोखे लेने वालों को जनता मिट्टी में मिला देगी। उनका वो
अंतिम संस्कार कर देगी। सर तुम्ही आंदोलन केलं बाहेर बोल. तो गद्दार दिवस की मांग करके शिवसेना का उद्धव गुट जनता के बीच एक इमोशनल मैसेज देना चाहता है। सहयोगी दल पर हुए हमले का बचाव बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इस मांग से शिंदे सरकार भड़क गई है। मुंबई पुलिस ने शिवसेना और एनसीपी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिवसेना के उद्धव और शिंदे खेमे में ऐसी खींचतान और बढ़ जाएगी। खैर, फिक्र आपकी में अब आपकी सेहत से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर। सोचिए अगर आपकी किसी बीमारी का पता सिर्फ आपकी एक झलक देखकर चल जाए, ना कोई एक्सरे और ना ही कोई सीटी स्कैन। एआई का कमाल और आंखों में दिखेगा दिल का हाल। सुनकर आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन यह असंभव काम अब संभव हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, वो टेक्नोलॉजी जो हेल्थ सेक्टर में क्रांति ला सकती है। घर घर में यह शब्द गूंज रहा है। पढ़ाई लिखाई हो, कॉर्पोरेट में कामकाज हो या फिर मेडिकल फील्ड, हर क्षेत्र में इसने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब गूगल एआई तकनीक की मदद से सिर्फ आंखों की रेटिना का स्कैन करके यह बता देगा कि किसी शख्स को दिल की बीमारी है या नहीं। यानी हार्ट की समस्या जानने के लिए अब आने वाले समय में आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर ये होगा कैसे? घंटों का काम मिनटों में कैसे मुमकिन होने वाला है? तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं। आंख, खास तौर से रेटिना, एक तरह से हमारे शरीर की खिड़की है जिसे देखकर बीमारी पता चल जाती है। इसका पिछला हिस्सा खून की नलियों से भरा रहता है, यानी वो पार्ट जहां से डॉक्टर ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग हैबिट और उम्र का पता लगा लेते हैं और फिर इसी से हार्ट के फंक्शन की रिपोर्ट मिल जाती है। गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को डेवलप करने के लिए 3 लाख मरीजों के डेटा का इस्तेमाल किया है। जब इसके नतीजों का टेस्ट किया गया तो पता चला कि एक स्वस्थ और दिल के मरीज को पहचानने में यह 70% तक कामयाब रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी इस कामयाबी पर गूगल भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आंखों को स्कैन करके दिल की बीमारियों का पता लगा सकता है। इस तकनीक में पारंपरिक तरीकों जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे की जगह लेने की क्षमता है। अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को पहचान लें तो आगे आने वाले 5 साल में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की क्या संभावना रहेगी या जो एक प्रिडिक्शन होगी वो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कितना होगा ये पता चल सकता है। तो मुझे लगता है कि तमाम जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हेल्थ केयर पे पड़ेगा। तो इससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल फील्ड में कई बीमारियों का पता लगा चुका है। दरअसल गूगल ने हेल्थ टीम के साथ मिलकर इस तकनीक पर 4 साल पहले काम शुरू किया। इस टीम ने डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी को विकसित किया, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। रिसर्च करने वालों ने एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया जो बीमारी के संकेतों को पहचान कर यह बता देता है कि व्यक्ति के आंखों में समस्या क्या है। कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी आंखों को स्कैन करने के बाद उसका इलाज भी चंद सेकंड में बता देती है। यही नहीं, इसके जरिए डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और यहां तक कि सिजोफ्रेनिया जैसी अन्य बीमारियों का भी जल्द पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, ये एआई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो एआई टेक्नोलॉजी अब कैसे मेडिकल फील्ड में क्रांति ला सकती है, उसके बारे में हमें एक ये खबर रेफरेंस देती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल मरीजों बल्कि डॉक्टरों के लिए भी फायदेमंद है। चंद सेकंड में बीमारी का वो पता लगा पाएंगे, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में एक क्रांति ला सकती है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशन हो, हमारे आपके काम करने का तरीका हो। यह भी संभव है कि आने वाले वक्त में यह तकनीक कुछ और बीमारियों का पता लगा सके। यह भी संभव है कि आने वाले वक्त में यह तकनीक डॉक्टरों के काम को, जो घंटों का काम है, उसको मिनटों में या चंद सेकंड में ही तब्दील कर दे और डॉक्टर इसके जरिए कम समय में ज्यादा मरीज देख सकें, अगर इसका पॉजिटिव साइड हम देखें तो।